चलिए स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल का एक सेशन और आपके लिए लेकर आए हैं। ठीक है, एक बहुत अच्छी प्रॉब्लम कुछ दिन पहले आपने पूछी थी, आप में से ही किसी ने पूछी थी। मैंने उस समय ये कह दिया था ये आईआईटी की प्रॉब्लम है, आगे डिस्कस करेंगे। क्योंकि बच्चों बहुत सारे क्वेश्चन आईआईटी के या कंपटीशन के ऐसे होते हैं जिनको हम अगर आफ्टर द थ्योरी कंप्लीशन अगर देखें तो ही वो अच्छे समझ में आते हैं। तो आज मैं इस प्रॉब्लम को डिस्कस किए देता हूँ। प्रॉब्लम आपके सामने बनी हुई है, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है और ये इस तरीके से आपको कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दे रखे हैं, ठीक है ना। और उनका पोटेंशियल 50, 40, 30, 20, 10 इस तरीके से ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है। उनकी पोजीशंस भी गिवन है 5, 10, 15, 20, 25 एंड सो ऑन। ये उनकी मीटर में पोजीशंस हैं। ये एंगल 30 डिग्री है। आपसे पूछा गया है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स डायरेक्शन। आपको यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और उसकी डायरेक्शन निकालनी है स्टूडेंट्स। तो वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए और फिर चेक कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, कैसे आप इसे डील करेंगे इस प्रॉब्लम को। इस सबको हटा दीजिए, ठीक है ना। देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच आप एक फॉर्मूला जानते हैं, E इक्वल टू माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा एक्स। dV अपॉन dx भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। डेल्टा V मतलब दो पोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैं ये दो चूज कर लेता हूं और इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेता हूं। डेल्टा V इक्वल टू हो जाएगा V2 माइनस V1, 40 माइनस 50 इज इक्वल्स टू, इस डायरेक्शन में ले रहा हूं मैं, मतलब इसे फॉरवर्ड डायरेक्शन ले रहा हूं। तो ये V2 हो गया मेरे लिए, ये V1 हो गया, ये X1 हो जाएगा, ये X2 हो जाएगा, ये वैल्यू आएगी -10, ठीक है, वोल्ट। अब आप निकालेंगे डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स हो जाएगा x2 माइनस x1, 10 माइनस 5, ये आएगा 5, ठीक है, मीटर। मैं यही आपको रोक दूंगा। मैं आपसे पूछूंगा क्या ये सच में डेल्टा एक्स है। आपको कहना चाहिए नहीं, ये डेल्टा एक्स नहीं है। क्यों सर, ये एक्स है और एक्स के डिस्टेंस को डेल्टा एक्स कहते हैं। नहीं, जब मैंने आपको ये पढ़ाया था तो मैंने यहां लिखवाया था दिस इज नॉट द डिस्टेंस, दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो बच्चों अपनी किडनी का पूरा यूज कीजिए, ठीक है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस लगाइए। परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए यहां से इस पर परपेंडिकुलर डालिए। इसमें जो गलती होती है वो यही होती है, एक ऑप्शन 10/5 भी दिया होता है इसीलिए, मतलब 2, ठीक है, और वो गलत हो जाएगा। चलिए, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगी, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू सरफेसेस, ठीक है ना। ये एंगल 30 है तो ऑब्वियस है ये भी 30 होगा बच्चों, ठीक है ना। और अगर ये 30 है तो फिर ये 60 होना चाहिए। अगर ये 30 है जी तो ये 60 होना चाहिए, बिकॉज ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये 60 होना चाहिए। तो अब आप ये d निकालने के लिए, ये डिस्टेंस आपको 5 पता चल चुकी है, d निकालने के लिए आप इसमें sin 60 लगाएंगे। sin 60 इक्वल टू cos 60 लगाएंगे। cos 60 इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस की जगह d आ गया, हाइपोटेनियस की जगह 5 आ गया, ये डिस्टेंस। तो d इज इक्वल्स टू 5 cos 60। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, जो sin 30 की होती है, यानी 1/2, 5/2 ये d की वैल्यू आई। दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बच्चों, ठीक है ना। तो ये डिस्टेंस यहां यूज की जाएगी। चलिए अब इसको यूज करते हैं। e हमें निकालना था, माइनस डेल्टा v की वैल्यू -10 आ चुकी है, -10 अपॉन d की वैल्यू 5/2 आ चुकी है, 5/2, ठीक है ना। माइनस माइनस प्लस हो गया, 10/5 इंटू 2 हो गया, ये 4 वोल्ट पर मीटर आया। जनरली आपका आंसर 10/5 यानी कि 2 वोल्ट पर मीटर आता, जो कि रॉन्ग हो जाता क्योंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं थी। 10 और 5 परपेंडिकुलर नहीं है, परपेंडिकुलर ये है, फिर बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये आ गया। अब व्हाट अबाउट द डायरेक्शन, ये तो वैल्यू आ गई, ठीक है ना। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे ये वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने एक लाइन पढ़ी है, आईआईटी के क्वेश्चन में यही खास बात होती है, एक चीज से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, एक चीज, उसके बाद परपेंडिकुलर डिस्टेंस दूसरा कांसेप्ट आ गया, अब डायरेक्शन के लिए तीसरा कांसेप्ट। आपने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होते जाता है और इक्विपोटेंशियल, एक कांसेप्ट और लगेगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है। मैं दोनों लगाने जा रहा हूं। चलिए सबसे पहले तो मैं परपेंडिकुलर लाइंस खींच रहा हूं इन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पर। दिस इज परपेंडिकुलर, ठीक है ना। ये तो परपेंडिकुलर बनाई ही थी, ये थोड़ी सी ऐसे होगी, ठीक है ना। दिस इज ऑल्सो परपेंडिकुलर, दिस इज ऑल्सो परपेंडिकुलर, ठीक है ना।
दिस इज ऑल्सो परपेंडिकुलर। इस तरीके से परपेंडिकुलर लाइंस खींच ली। तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन आपने खींची है ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखा रही है। आइदर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और इधर है। अब ये कैसे डिसाइड होगा कि इधर है कि उधर है, ठीक है ना। इसको डिसाइड करने के लिए स्टूडेंट्स एक लाइन आपको याद कराई थी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है, ठीक है। तो इधर को पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है 50, 40, 30, 20, 10, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। लो जी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई। सर क्या हम इस डायरेक्शन को कैलकुलेट भी कर सकते हैं? यस, हम इसको इन द टर्म्स ऑफ एंगल बता सकते हैं। दिस इज परपेंडिकुलर डायरेक्शन, दिस इज ई एंड इट इज एट 60 डिग्री फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो फाइनल आंसर आया 60 डिग्री फ्रॉम दी एक्स एक्सिस। दो एग्जाम के नाम ले रहा हूं बच्चों, एम्स मेडिकल के लिए और जेईई मेंस आईआईटी के लिए। दोनों के लिए एक शानदार प्रॉब्लम है, एडवांस को टच नहीं कर रही है प्रॉब्लम अभी, ठीक है ना। मेंस लेवल की बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, ठीक है ना। ध्यान करिए, ध्यान से देखिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की कहानी है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीज होता है, वो कंसेप्ट भी इसमें लग गया। मतलब एक ही प्रॉब्लम में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। अच्छे से एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टूडेंट्स अब जो न्यूमेरिकल मैं आपको कराने जा रहा हूं ये मेरी तरफ से आपके लिए है, ठीक है ना। एक नया कंसेप्ट सीखेंगे, एक नया तरीका सीखेंगे, एक नई टेक्निक सीखेंगे। चलिए, इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, वो आपको दे देता है, 4 दे सकता है, 5 दे सकता है, कितनी भी, ठीक है। उसके बाद वो क्या करता है, इस तरीके से किसी एक प्लेट को इधर रेजिस्टेंस से और डायरेक्टली ऐसे जोड़ देता है, या तो डायरेक्ट जोड़ देगा या ऐसे रेजिस्टेंस लगा के जोड़ देगा, आपको कंफ्यूज करने के लिए कि ये रेजिस्टेंस है। और फिर कहेगा कि बताइए इस प्लेट P और इस पॉइंट Q के बीच नेट कैपेसिटेंस बताइए, ठीक है। सारी प्लेट्स का एरिया A है और हर एक के बीच का डिस्टेंस D है। कॉरेस्पॉन्डिंग कोई सी भी ले लीजिए, सबके बीच का डिस्टेंस सेपरेशन आपको D ही रखना है, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन है, ठीक। कैसे होगा ये क्वेश्चन, आइए देखते हैं। देखिए इसके लिए हम री ड्रॉ करेंगे। मैंने आपको एक दिन एक कंसेप्ट सिखाया था, रीड्रॉ। सर्किट को रीड्रॉ करेंगे बिकॉज इस फॉर्म में हम अपने सर्किट्स को नहीं देखते हैं। और एक लाइन मैंने आपको सिखाई थी कि जिन प्लेट्स को हम डायरेक्टली वायर से जोड़ देते हैं ऐसे, वो दोनों सेम हो जाती हैं, ठीक है ना। तो आइदर वो ऐसे जोड़े या वो ऐसे जोड़े, ठीक है ना। आपको इन दोनों को सेम रखना है, ऐसे भी जोड़ रहा है तो भी सेम। सर्किट रीड्रॉ करके दिखाता हूं मैं आपको। सबसे पहले मैं यहाँ P बनाऊंगा और दूसरे नंबर पर यहाँ Q बनाऊंगा, ठीक है। सब कुछ इन दो P और Q के बीच में बनने वाला है। उसके बाद बच्चों मैं क्या करूंगा, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4 नंबर दे दूंगा, ठीक है ना। उसके बाद P फर्स्ट प्लेट से ऐड हो जाएगी, P को फर्स्ट प्लेट से ऐड कर दिया, ये P फर्स्ट प्लेट, फर्स्ट के सामने सेकंड प्लेट, ये सेकंड प्लेट आ गई, ठीक है ना। सेकंड प्लेट के सामने थर्ड प्लेट, सेकंड प्लेट के सामने सेकंड प्लेट इज कनेक्टेड विद फोर्थ प्लेट। पहले तो ये करो, सेकंड इज कनेक्टेड विद फोर्थ प्लेट, ठीक है ना। एंड सेकंड प्लेट इज इन फ्रंट ऑफ थर्ड प्लेट। अब ये कैसे होगा ये मैं आपको बताऊंगा, पहले 1 मिनट में थर्ड प्लेट बना लेता हूं। थर्ड के सामने फोर्थ है तो फोर्थ के सामने ये थर्ड आ गई, और थर्ड किससे कनेक्टेड है, Q से, ये हो गया। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या क्या पेयर हमने पूरे कर लिए, 1 के सामने 2, 1 के सामने 2, 4 के सामने 3, 4 के सामने 3, 4 and 2 कनेक्टेड, 2 and 4 कनेक्टेड, यहां तक तो होगा। अब कौन सा पेयर नहीं आया, ये नहीं आया, 2 and 3 अभी आमने सामने नहीं है। तो 2 और 3 को आमने सामने लाने का मतलब है ये 2 वायर से कहीं तक भी कनेक्ट कर सकते हो आप, तो ये 2 और ये 3। अब बताओ ये कैसा लग रहा है सर। ये 3 कैपेसिटर हैं, हर एक का एरिया A है, हर एक की डिस्टेंस D लेनी है, तो हर एक का कैपेसिटेंस ये हो जाएगा C C C। C और C पैरेलल में हो जाता है 2C, वो 2C और ये C सीरीज में, तो फाइनली C नेट कितना आएगा, 2C इंटू C अपॉन 3C, C से C कैंसिल, आंसर आ गया 2C/3। अब आप यहाँ 4 प्लेट बना लीजिए, 5 प्लेट बना लीजिए, 10 प्लेट बना लीजिए, कितने भी कनेक्शन बना लीजिए, दिस इज द ओनली की। ये चाबी है, ठीक है। कोई भी ताला खोल सकते हैं आप इस तरीके का, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए। तो बच्चों इसको नोट कर लीजिए, अगली प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स ये बोर्ड की 2 बहुत शानदार प्रॉब्लम है। मैं यूपी बोर्ड से हूं और यूपी बोर्ड में ये बहुत पूछी जाती थी, सीबीएसई बोर्ड में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आईएससी में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं क्या है इन प्रॉब्लम्स के अंदर।
ये इस तरीके से उसने कहा है कि हर एक का एरिया ए और हर एक की डिस्टेंस डी कंसीडर करनी है, ठीक है ना। इसमें अल्टरनेटिवली ये प्लेट्स रखी हुई हैं, इसमें इसकी दोनों प्लेट फाइनली अप एंड डाउन है और ये बीच की दोनों प्लेट्स हैं, इधर प्लस इधर माइनस, बिल्कुल देखने में लगभग एक जैसा लगता है। पहले बताओ इसमें कितने कैपेसिटर हैं और वो कैसे हैं, सीरीज हैं कि पैरेलल है, फिर बताओ इसमें कितने हैं वो सीरीज हैं पैरेलल है। तो ये हम कैसे डिकोड करेंगे, आइए देखते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले इन पर नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4, 2 पॉइंट्स ले लीजिए, एक प्लस और एक माइनस, तो इसको ए बोल दीजिए, इसको बी बोल दीजिए, ठीक है, और फिर से रीड्रॉ कीजिए, ठीक है ना। फर्स्ट ए पॉइंट को 1 के सामने रखिए, ये 1 आ गया, ठीक है ना। उसके सामने 2 को रखिए, ठीक है ना, 2 को बी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना, इसको बी से कनेक्ट किया। अब 2 और 4 कॉमन है, तो 2 और 4 यहाँ ऐसे कॉमन कर लीजिए, कॉमन का मतलब है वायर जुड़ा हुआ है। 1 और 3 कॉमन है, तो यहां से ये 3 आ गया, ठीक है ना। तो एक्चुअल में ये कितने कैपेसिटर है, ये सिर्फ 2 कैपेसिटर, ठीक है ना। कैसे, ये प्लस, एक बार चेक करते हैं, हो सकता है 3 निकला है, चेक कर लेते हैं, प्लस, ठीक है ना, ये माइनस, ठीक है ना, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, और तो यहाँ कैपेसिटर कितने बनेंगे, प्लस माइनस 1 बनेगा, प्लस माइनस 1 बनेगा और प्लस माइनस 1 बनेगा। बच्चों 3 बनने पे छूट रहा है, एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। 1 के सामने 2, 1 के सामने 2, 2 के सामने 3, ओ 2 के सामने 3 अभी हमारा नहीं आया, 3 के सामने 4, 3 के सामने 4। तो देखो 2 के सामने 3 लेने का क्या मतलब है, यहाँ से एक 2 लो, ये 2 ही तो है, इसको वायर से यहाँ कनेक्ट करो, ये 2 आ गया। 2 और 4 एक ही बात है, चाहे उसे 2 लिख लो चाहे 4 लिख लो, ठीक है ना। 2 के सामने 3, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ठीक है ना, तो 2 के सामने 3 यहां से ले लो ऐसे, तो अब ये पेयर पूरा हो गया बच्चों। तो अब आप इसे चाहे ऐसे बना ले, चाहे इन दोनों को मिटा के यहां से यहां बना ले, बात एक ही है, ये ए और ये बी। फाइनली कितने कैपेसिटर, 3, और तीनों किसमें, पैरेलल में, तो इसका सी नेट कितना आएगा, 3C, और सी की वैल्यू कितनी होगी, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। दिस इज इट, ये आपको करना है, बिल्कुल ऐसे ही वो क्वेश्चन आपको करना है, लेकिन वहां 3 नहीं बनेंगे, बिकॉज ये पॉजिटिव प्लेट होगी, ये नेगेटिव होगी, ये फिर नेगेटिव होगी, फिर ये नेगेटिव होगी, ये नेगेटिव होगी, ये पॉजिटिव होगी, तो यहाँ केवल 2 ही कैपेसिटर बनेंगे, एक प्लस माइनस यहाँ, एक प्लस माइनस यहाँ। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। इसमें 2 ही कैपेसिटर बनेंगे, इसका आंसर 2 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी आएगा, आप इसे रीड्रॉ करके देख सकते हैं, ठीक है। प्लस माइनस का ध्यान रखना होता है बस। स्टूडेंट्स, अगला सवाल है, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, रीडिस्ट्रीब्यूशन से, ठीक है ना। इसमें आपसे कह रहा है कि ये एक कैपेसिटर है, इसकी वैल्यू ले लेते हैं 300 माइक्रोफैरेड, ठीक है ना। 300 माइक्रोफैरेड का हमारे पास एक कैपेसिटर है, इसको हमने 1 वोल्ट पे चार्ज किया है, 1 वोल्ट। फिर एक दूसरा कैपेसिटर भी है हमारे पास, 1 वोल्ट पे चार्ज किया है, इसको भी 1 वोल्ट पर ही चार्ज कर रहे हैं। जो लास्ट वीडियो आपको मिली थी जिसमें मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स कराए थे, ठीक है, आपके डाउट्स लिए थे, जिसमें वहीं पर एक कंसेप्ट पढ़ाया था जो आपके डाउट में था, और उस पर बेस्ड ये प्रॉब्लम है, लेकिन ये प्रॉब्लम एज इट इज वो नहीं है। मैं देखना चाहता हूं आपने उस इंफॉर्मेशन को कितना प्रोसेस किया, आप अप्लाई कर पाएंगे या नहीं। चलिए, दोनों कैपेसिटर्स को आपने बैटरी से डिस्कनेक्ट किया, बोथ द कैपेसिटर्स आर डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी आफ्टर द चार्जिंग। नाउ आपने फर्स्ट कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट को सेकंड कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट से कनेक्ट कर दिया, और इसकी नेगेटिव को इसकी पॉजिटिव से, यानी उल्टे मैनर में आपने इसको जोड़ दिया। तो कल जो वीडियो आपको गई थी उसमें मैंने आपको इसका कंसेप्ट बताया था, लेकिन आज मैं वो नहीं पूछूंगा जो वहां सिखाया था, वहां तो मैंने एनर्जी बताई थी, मैं एनर्जी पे नहीं जा रहा हूं। मुझे बताना है फाइनल चार्जेस ऑन कैपेसिटर्स। वीडियो को पॉज कीजिए, जो पढ़ा है उसको लगाकर देखिए क्या होता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं बच्चों इसको कैसे करना चाहिए। सबसे पहले यहां Q निकाल लीजिए, Q1 इक्वल टू C1 यानी कि 300 और V1 मतलब 100, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर 4 माइक्रो कूलम, माइक्रो में ही छोड़ दिया मैंने अभी आंसर को, ठीक है ना। और यहाँ Q2 निकाल लीजिए, वो कितना होगा 200 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10 टू द पावर 4 माइक्रो कूलम।
एक पर इतना माइक्रोकूलम चार्ज आ गया और एक पर इतना माइक्रोकूलम चार्ज आ गया, ठीक है ना। मैंने इनको माइक्रो में छोड़ दिया, मैंने माइक्रोकूलम को भी कूलम में कन्वर्ट नहीं किया, ठीक। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपने प्लस को माइनस से कनेक्ट किया, तो मैंने आपसे कहा था चार्ज पहले न्यूट्रलाइज्ड होंगे, तो अब जो नेट चार्ज बचेगा यहाँ पर नेट, वो क्या बचेगा, जो यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए तैयार है। ध्यान से देखिए, उसका 300 प्लस और उसका 200 माइनस, इसका प्लस 300 और इसका माइनस 200 आपस में कनेक्ट हुए, ऐसे इधर कनेक्ट हुए, तो ऑब्वियस सी बात है यहां सिर्फ 100 माइक्रोकूलम चार्ज ही बचा, जो अब आपको डिवाइड करना है इन दोनों के बीच। ये इसका कंसेप्ट है, पहले न्यूट्रलाइजेशन होगा और बचा हुआ चार्ज डिवाइड होगा, ठीक है। अब 100 माइक्रोकूलम को दो कैपेसिटर डिवाइड करेंगे, जिसमें इसकी कैपेसिटेंस 300 माइक्रोफैरेड है और इसकी 200 माइक्रोफैरेड है, ठीक है। कैसे डिवाइड करेंगे आइए उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। माना आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन इसने फाइनल चार्जेस पूछे हैं, मैं अपनी तरफ से कंसीडर कर लेता हूं, लेट ये Q1 डैश है और दूसरे पर Q2 डैश है, Q1 डैश Q2 डैश, तो मिलाकर तो ये 100 ही रहेंगे, एक बात। दूसरी बात, सर जो चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन हमने पढ़ा था उसमें हमने कहा था चार्जेस का रेशियो कैपेसिटेंसेस के रेशियो में होता है, 300 रेशियो 200, 3 रेशियो 2। यहां से Q2 डैश निकाल लीजिए, Q2 डैश इज इक्वल्स Q1 डैश निकाल लीजिए, Q1 डैश इज इक्वल्स टू 3/2 ऑफ Q2 डैश। अब इस Q1 डैश की वैल्यू यहां डाल दीजिए, ठीक है ना, 3/2 Q2 डैश प्लस Q2 डैश बराबर 100, ठीक है ना, ये 100 माइक्रोकूलम है। एलसीएम ले लीजिए तो ये हो जाएगा 5 Q2 डैश अपॉन 2 इक्वल टू 100, ठीक है ना, 20 पंजे 100 होते हैं। फाइनली Q2 डैश निकल आया जी कितना, 40 माइक्रोकूलम। Q2 डैश 40, दोनों 100 हैं, तो ऑब्वियस सी बात है Q1 कितना रहा होगा, Q1 डैश इक्वल्स टू 60 माइक्रोकूलम। आप यहां से भी निकाल सकते हैं, 3/2 ऑफ 40 डाल दीजिए तो 60 आ जाएगा। तो फाइनली चार्ज कितने हो गए, 40 माइक्रोकूलम एंड 60 माइक्रोकूलम। क्वेश्चन आपके सामने है, दो कैपेसिटर्स को आपने पहले 100 वोल्ट से चार्ज किया, फिर बैटरी को डिस्कनेक्ट किया, कैपेसिटर्स को उल्टा करके जोड़ दिया, प्लस को माइनस से, माइनस को प्लस से। पिछली वीडियो के कंसेप्ट के हिसाब से हमने एनर्जी पूछी थी, लेकिन इसमें हमने एनर्जी नहीं पूछी, यहां आपको कंसेप्ट ही लगाना पड़ेगा, नेट चार्ज निकालना पड़ेगा 300 माइनस 200, तो टोटल चार्ज 100 माइक्रोकूलम ही बचेगा, ठीक है ना। उसको आपको डिवाइड कर देना है, टोटल सम 100 रहेगा, Q1 डैश अपॉन Q2 डैश 3/2 रहेगा। दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दीजिए, आंसर आपके पास आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट है जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, हर लेवल का एक अच्छा सवाल है, ठीक है ना। आप इसे बिल्कुल भी किसी भी लेवल पर नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है बच्चों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बालक्स, अगली प्रॉब्लम करंट इलेक्ट्रिसिटी से, करंट डेंसिटी से है, बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है। किसी सिलेंडर की करंट डेंसिटी ये दे रखी है, ठीक है ना। आप ही में से किसी ने पूछा है, लेट पूछा था कल, जब तक हम न्यूमेरिकल की वीडियो बना चुके थे, तो इसलिए मैं आज की वीडियो में डाल देता हूँ, ठीक है। डाउट की वीडियो थी तो मैं न्यूमेरिकल में डाल देता हूँ। तो इसमें क्या कह रहा है, वो जो डेंसिटी है, करंट डेंसिटी, वो कांस्टेंट नहीं है, वो डिस्टेंस आर के साथ बदल रही है सिलेंडर में, वायर में। तो देखिए वैसे तो सिलेंडर ऐसा होता है, आपको पता ही है ऐसे, लेकिन हम इसका ये वाला हिस्सा सामने से देखें, अगर हम सर्कुलर पार्ट ऊपर से ऐसे देखें, ये है तो ये भी सिलेंडर ना, लेकिन जब सामने से देखो तो सर्कल दिखाई देगा ना, तो हमें ये सर्कल दिखाई दे रहा है ऊपर वाला, ये वाला पार्ट हमने सामने से देख रहे हैं, टॉप व्यू है ये इसका, ठीक है ना। इसकी रेडियस कितनी है, आर, ये इसकी टोटल रेडियस आर है। अब ये भाई साहब हमसे क्या कह रहे हैं कि जो डेंसिटी है वो डिस्टेंस के साथ बदल रही है, मतलब जैसे जैसे आप यहाँ से रेडियली आउटवर्ड जा रहे हो, यहाँ से ऐसे दूर की तरफ, वैसे वैसे करंट डेंसिटी बदल रही है, मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड करंट नहीं है, ठीक है ना। अब वो मुझसे कह रहा है R/2 से लेकर, यहां से लेकर R/2 से R/3 तक, यहां तक, इस डिस्टेंस में जो ये पट्टी बन रही है, इसके अंदर कितनी करंट है ये बताना है। पहले तो आप क्वेश्चन समझिए, R/2 टू R/3 के बीच कितनी करंट है, ठीक है ना। इस करंट की कैलकुलेशन करनी है इसके बीच, ठीक। कैसे होते हैं ये सवाल आपको पता है, मैं करके दिखाता हूं। सबसे पहले आप dx डिस्टेंस, सॉरी dx थिकनेस की, ये dx थिकनेस की एक पट्टी मान लीजिए, थोड़ी देर के लिए इसे भूल जाइए, ये वाली जो है इसको भूल जाइए। कितनी रेडियस की, x रेडियस की, x रेडियस की dx थिकनेस की अपनी तरफ से एक रिंग मान लीजिए। ऊपर से तो रिंग ही दिखाई देगी ना सिलेंडर के अंदर भी,
तो अब उस डेंसिटी का फॉर्मूला लिखिए जरा। डेंसिटी इक्वल टू होता है DI अपॉन DA। ये D क्यों लगा दिया? स्मॉल, वैल्यू स्मॉल से, तो DI इज इक्वल टू हो गया J इंटू DA। ठीक है, DI इक्वल टू हो गया J की वैल्यू ये वाली डाल दो A। बेटे x क्या है? x है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, और डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर हमारे केस में कितनी है? x। तो r की जगह x डाल दीजिए, x स्क्वायर। कुछ बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, कभी r लिख देते हो कभी x लिख देते हो। बेटे ये r रेडियस नहीं है, ये वेरिएबल डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, और सेंटर से डिस्टेंस इस समय कितनी है? x। तो आपने उठाकर यहाँ r की जगह x डाल दिया। DA मतलब ये जो आपने पट्टी बनाई है, ये जो आपने स्ट्रिप बनाई है, ये इसका एरिया निकालना है। तो बेटे बड़ा आसान है, 2 पाई r, ये तो इसकी सरकमफ्रेंस होगी, r की जगह x इंटू dx। ये क्या किया मैंने? जो इसकी चारों तरफ की चौड़ाई, मतलब क्या बोलते हैं आप इसे, जो चारों तरफ का इसका सरकमफ्रेंस है, ठीक है ना, उसे मल्टीप्लाई कर दिया थिकनेस से। एक्चुअल में देखो, मैं इसे भी आज मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे बनता है। आप इस अंदर वाले कटे हुए पार्ट का, आज मजा ही आ जाएगा कुछ बच्चों को, तो ये कटे हुए पार्ट को ऐसे ऐसे निकाल लीजिए। निकाल दिया, यहां रखिए, रख दिया। कितनी थिकनेस है बच्चों इसकी? dx, और ये कितना है इसका? x। अब इसको यहां से कट मारिए, ऐसे मार दिया, ऐसे तो इससे होगा। अब इसको सीधा कर दीजिए, जब आप सीधा करेंगे तो ये ऐसे खुल जाएगा। ठीक, थिकनेस कितनी ली है बच्चों? dx, और ये डिस्टेंस ये कौन सी होगी? जो इसकी सरकमफ्रेंस है, ठीक है ना, वो सरकमफ्रेंस कितनी हो जाएगी? 2πx। और किसी रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है बालक? 2πx, यानी लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ऐसे भी देखते हैं, इसे समझाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, आपको कौन सा समझ में आता है वो इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको मिटोन देता हूं, आपको नोट करना हो वीडियो पॉज करके कर लेना। अब इसको इंटीग्रेट किए देते हैं। टोटल करंट कहां से कहां तक? R2 टू R3, या R/3 टू R/2, ठीक है ना। तो DI की जगह I हो जाएगा, A कांस्टेंट आ जाएगा, 2π कांस्टेंट आ जाएगा, x क्यूब हो जाएगा, dx हो जाएगा इंटीग्रेशन R/3 टू R/2। ये छोटी वैल्यू होती है, बड़ी वैल्यू होती है, इसलिए मैंने ऐसा किया। वैल्यूज डाल दीजिए, इंटीग्रेशन में करके दे देता हूं। x क्यूब का इंटीग्रेशन x की पावर 4/4 होगा, R/3 टू R/2। वैल्यूज डाल देना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आंसर आ जाएगा बच्चों। आंसर आप निकाल कर बताएंगे, ठीक है ना, आप देखेंगे। चलिए अगली प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं बालक्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। वो आपसे कह रहा है आपके पास एक वायर है ऐसे ऐसे, इसकी जो रेडियस है ये है r, ठीक है ना, ये रेडियस r है, और ये वायर है कॉपर का। किस चीज का वायर है ये? कॉपर का। उसकी रेजिस्टिविटी है रो cu, cu मतलब कॉपर। अब आप इसके ऊपर एक दूसरा मटेरियल क्या कर रहे हैं? दूसरा मटेरियल इसके ऊपर चढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे ऐसे आपने इसके ऊपर एक दूसरा मटेरियल का इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं उसको, ठीक है ना, और वो मटेरियल है एल्यूमिनियम। इस तरीके से ऐसे, ठीक है ना, ये आपने दूसरे मटेरियल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दी, यहां से लेकर यहां तक। ये दूसरा मटेरियल है। ये मटेरियल कौन सा है? ये है एल्यूमिनियम, और इसकी रेजिस्टिविटी है रो एल, ठीक है। अब ये टोटल रेडियस यहां से लेकर यहां तक, कंप्लीट रेडियस आपने बना दी 2r, मतलब आपने तब तक इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जब तक इसकी रेडियस 2r नहीं हो गई। मैंने 3D बनाने की कोशिश की है, अगर मैं कोशिश में सफल हो गया हूं तो मुझे 10 में से 10 नंबर दे देना बच्चों, क्योंकि मेरे 10 आउट ऑफ 10 कभी नहीं आए, हमेशा 9 ही आते थे। गंदी राइटिंग की वजह से मेरी हैंड राइटिंग पे क्वेश्चन कट जाते थे, चलिए नंबर कट जाते थे। चलिए तो बच्चों यार, एक बार तो ऐसा हुआ, मुझे एक इंसिडेंट याद आ गया बच्चों। मैं पढ़ता था 6th क्लास में, 7th क्लास में, तो हिंदी का पेपर था, और उसमें लिखा हुआ आया कि 4 क्वेश्चंस हैं, अटेम्प्ट एनी 3, होता है ना, लिखा हुआ आता है कई बार ऑप्शन में। देयर आर 4 क्वेश्चंस या 4 पार्ट इन द क्वेश्चन एंड यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 3। तो हिंदी का पेपर था, हिंदी में लिखा हुआ था, तो मैंने उसमें चारों कर दी, मुझे चारों आते थे, और नीचे लिख दिया आप इसमें से कोई से भी 3 चेक कर लीजिए, ठीक है ना। टीचर ने चेक तो कर दिया, और उसके बाद मुझे बहुत अच्छे से चेक किया, ठीक है। क्या बात करते हैं बच्चों, एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दी, ये अंदर कॉपर है, बाहर एल्यूमिनियम है, इसका टोटल रेजिस्टेंस पूछा है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? रेजिस्टेंस,
ठीक है जी। रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर बताइए क्या करना चाहिए बालक। नंबर 1, सबसे पहले आपको R1 सिर्फ कॉपर वाले का निकालना चाहिए, कितना रेजिस्टेंस है, रो L अपॉन A। अच्छा, इत्तेफाक से लेंथ दोनों की सेम दे रखी है, ये लेंथ सेम है, ये मैंने आपको समझाने के लिए थोड़ा हिस्सा बाहर निकाल दिया था, ठीक है ना, ये बराबर। तो रो L अपॉन A ऑफ कॉपर, यहां समझने की बात ये है, और A ऑफ कॉपर कितना होगा बच्चों, जितना एरिया ये कंप्लीट है, इसकी रेडियस R है, तो सीधे सीधे पाई R स्क्वायर, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकंड, अब आप एल्यूमिनियम का निकालेंगे रेजिस्टेंस। एल्यूमिनियम का रेजिस्टेंस किससे निकलेगा, रो, यहाँ कॉपर लगेगा, कॉपर, और यहाँ एल्यूमिनियम लगेगा, L सेम रहेगा, ठीक है, अपॉन, अब बेटे यहाँ जो एरिया लेना है बालक, वो एरिया सिर्फ इतना लेना है, इतना, ठीक है ना, यानी कि टोटल एरिया माइनस कॉपर का एरिया, तो जो बचा हुआ एरिया होगा वो इसका इफेक्टिव पार्ट होगा। क्योंकि आप अगर ध्यान से समझे, मैं आपको अगर समझाऊं तो ऐसे ऐसे समझिए, ये कॉपर है आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है, और ये ऊपर से एल्यूमिनियम है, तो ये जो जितना मेरा हाथ वाला पार्ट दिखाई दे रहा है ये है एल्यूमिनियम, अंदर तो ये कॉपर है, तो इसको इसमें से माइनस करना है, तो पूरा एरिया निकालेंगे और उसमें से इसके एरिया को माइनस कर देंगे, तब बचेगा एल्यूमिनियम का एरिया। होप आपको क्लियर हो गया होगा, एरिया ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है। अब आपको समझना ये है कि एल्यूमिनियम यहां सिर्फ इतने हिस्से में है, इतने में, यहां और यहां, ठीक है। टोटल रेडियस कितनी है, 2r, तो 2r का होल स्क्वायर यहाँ क्या बनेगा, पाई 2r का होल स्क्वायर यानी पाई r स्क्वायर, तो 4r स्क्वायर माइनस, उसमें से आप इस वाले एरिया को माइनस कर देंगे, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर, फिर टोटल हो जाएगा रो एल्यूमिनियम L अपॉन 3 पाई r स्क्वायर। अब एक बात आपको ध्यान रखनी है, ये पैरेलल कनेक्शन है। पैरेलल क्यों है, क्योंकि एंड टू एंड ये जुड़े हुए हैं, अगर यहां से करंट आएगी तो वो एल्यूमिनियम में जाएगी और डिवाइड होकर कॉपर और एल्यूमिनियम दोनों में डिवाइड हो जाएगी अकॉर्डिंग टू देयर कंडक्टिविटी, तो ये पैरेलल है, ठीक है ना। पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन r नेट इज इक्वल टू 1 अपॉन r1 प्लस 1 अपॉन r2। 1 अपॉन r1 का वैल्यू डाल देंगे, पाई r स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना, नीचे रो कॉपर इंटू L आ जाएगा, प्लस 1 अपॉन रो एल्यूमिनियम इंटू L आ जाएगा, 3 पाई r स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसका एलसीएम लेकर, एलसीएम में जो चीज कॉमन दिखाई दे रही है, पाई r स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, अपॉन में L कॉमन ले लीजिए, 1 अपॉन रो कॉपर बचेगा, प्लस यहाँ 3 अपॉन रो एल्यूमिनियम बचेगा। एलसीएम लेकर इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक। तो इस तरीके से आज हमने देखा कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स आईआईटी से, मेन से, नीट से, एम्स से और बोर्ड से भी, ठीक है। ये लगभग वो क्वेश्चंस हैं जो हर लेवल पे चलते हैं। देखो बच्चों, एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई टीचर कह रहा है कि एडवांस की प्रॉब्लम है, ठीक है ना, तो वो एडवांस की हो सकती है, लेकिन अगर कोई कह रहा है ये बोर्ड की प्रॉब्लम है, तो वो बोर्ड से लेकर जेई मेंस तक सब चीजों की प्रॉब्लम होगी। वो बोर्ड की भी हो सकती है, वो बोर्ड का एक अच्छा सवाल हो सकता है, वो नीट का एक भारी सवाल हो सकता है, वो जेई का एक आसान सवाल हो सकता है, मेंस का। तो बच्चों, इन तीनों लेवल में, बोर्ड, नीट और जेई मेंस, एक टाइप के लेवल के क्वेश्चंस हैं। उस कॉमन पोर्शन को हम कॉमन क्लास में कवर कर देते हैं। उसके अलावा कोई इंटीग्रेशन बेस्ड, कोई डिफरेंशिएशन बेस्ड, कोई आउट ऑफ द वे जाके कोई क्वेश्चन हो रहा है, मैथमेटिक्स ज्यादा लग रहा है, वो हम आपको पर्सनली बता देते हैं, ठीक है ना। बाकी आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए, ठीक है ना, ये मेहनत है बेटे, ठीक है, आप भी ऐसी मेहनत कीजिए, जीवन में आगे बढ़िए। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, जय भारत।